नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है मॉडल पेपर के इस सॉल्यूशन क्लास में। बिल्कुल दिनेश, पूजा, दिव्या, रेणुका, आप सभी का स्वागत है। राम राम, जय श्री कृष्ण। एक बार फटाफट सेशन को आपके सभी साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं आज के इस शानदार, ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन में, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने सारे मॉडल पेपर आपको करवा दिए हैं। ये लास्ट मॉडल पेपर था जो बचा रह गया था, तो मुझे लगा कि ये भी करवा दें, है ना। ये पीछे क्यों छोड़ें। तो इसमें टोटल 12 मॉडल पेपर है, वो हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आपको आज के सेशन में ये बताना है पहली बात तो कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मॉडल पेपर 1 से शुरू किया था और कंप्लीट सारे मॉडल पेपर है वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि आपको ये मॉडल पेपर अच्छे लग रहे हैं तो इसको वीडियो को लाइक करना है। आपके जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं, उनके साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। बिल्कुल नमस्ते गुरुजी, बिल्कुल राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी का स्वागत है। बहुत बढ़िया, नमस्ते सर, नमस्ते, थैंक यू सो मच गुरुदेव। आपने पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे इस बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा, थैंक यू सो मच। हाँ, ये कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है ना। बढ़िया तरीके से पेपर तो आराम से हो जाएगा, आप मस्त रहा करो। देखो चलो शुरू करते हैं। बाकी पीडीएफ आप सभी को बताएं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखो देखें, है ना। बाकी जो आपके साथी है, दोस्त है, आपके बड़े भाई बहन हैं, कोई आपकी मित्री है या मित्र है, वो तैयारी कर रहे हैं यदि रीट एग्जाम की, तो आपके लिए अच्छा मौका था, है ना। अब 13 तारीख से ये बैच है वो शुरू हो गए हैं, इसमें आप तैयारी कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपके लिए वीडियो पटवा सबके लिए बैच है वो अवेलेबल है, और मेनली सीटी के लिए नया बैच है वो भी शुरू है, वो हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको बताना है 50 में से आपसे कितने क्वेश्चन है वो सही होते हैं, पहली बात तो, है ना। और हर एक क्वेश्चन का जवाब देना। देखो अब तक हमने 11 मॉडल पेपर पढ़ लिए हैं, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि लगभग सारी चीज़ें हैं वो आपको याद हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। हेलो सर, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू महावीर कुमावत जी, थैंक यू। देखो देखें, मित्री है, हाँ तो है, तो फिर उसको भी बोलो, मित्री को भी, कि बढ़िया से तैयारी करे, पढ़े, है ना, तभी मित्री से आगे बढ़ पाओगे। देखो देखिए, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है। राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में, या मातृ संरक्षक, ये है ना, या फिर कह सकते हैं बच्चों की संरक्षक देवी, बच्चों की संरक्षक देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है, बताओ देखें। केला देवी, करणी माता, शीतला माता या जीण माता, बताओ। सी आंसर होगा सर शीतला माता, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, शीतला माता है वो राइट ऑप्शन होगा। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। शीतला माता जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है, चाकसू में है सर। कहाँ पर है, चाकसू में। और ये चाकसू कहाँ पर है, जयपुर में है, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, दूसरी बात है ना, इनका जो वाहन है ना, वाहन, इनकी जो गाड़ी है वो क्या है, गधा है, गधा इनका गाड़ी है। खंडित मूर्ति की पूजा होती है, खंडित मूर्ति की क्या होती है, पूजा होती है। कुम्हार जाति का व्यक्ति है, कुम्हार जाति का क्या होता है, पुजारी है, वो इनके होता है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चाकसू में जो शील की डूंगरी है वहां पर ये मंदिर बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया था, ये पूछे तो माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था, आपसे पूछे सर निर्माण किसने करवाया मंदिर का, निर्माण तो याद ना है सर, माधो सिंह सेकंड, माधो सिंह सेकंड, इन्होंने मंदिर का निर्माण है वो करवाया था, ये ध्यान रखोगे, कर लोगे याद। हाँ, मातृ रक्षिका देवी, मैं आई कमिन सर, बिल्कुल कमिन, है ना। हाँ, माधो सिंह, ठीक है। केला देवी के बारे में आप सभी जानते हो, है ना। लांगुरिया गीत गाए जाते हैं केला देवी के लिए। करौली में इनका मंदिर बना हुआ है, और यादव वंश की कुल देवी है, ये ध्यान रखना है। केला माता के बारे में याद रखना है कि यादव वंश की क्या है, कुल देवी, यादव वंश की कुल देवी, है ना। लांगुरिया गीत गाए जाते हैं इनके आराधना में, और घुटकन नृत्य है वो भी किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करें करणी माता जी के बारे में। करणी माता जी के बारे में आप सभी जानते हो, चूहों वाली देवी, देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, हाँ, चूहों वाली देवी, चूहा को काबा कहा जाता है, देशनोक में इनका मंदिर है वो बना हुआ है। आपको साथ दाढ़ी वाली डोगरी के नाम से जानते हैं। हाँ, लांगुरिया की सबसे लंबा होता है लोक देवता, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बताओ देखें।
जीण माता जी के बारे में बात करें, मंदिर कहाँ है? रेवासा। रेवासा, रेवासा कहाँ है सर? सिक्कर में है। रेवासा सिक्कर में आपको मंदिर देखने को मिलता है जीण माता जी का। चौहानों की कुल देवी है, इनके बारे में ध्यान रखना है। और करणी माता जी के बारे में ध्यान रखना है, बीकानेर के जो राठौड़ है उनके आराध्य देवी है ये, इनके बारे में भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चेपो सर, लो साहब। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर का मतलब क्या होता है ना? ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको आप कैसे करते हो? फूंक देते हो, वो सुशीर वाद्य यंत्र कहलाता है ना? बांसुरी फूंक देकर बजाई जाती है, शहनाई फूंक देकर बजाई जाती है, पूंगी है वो फूंक देके, लेकिन भपंग है साहब, इसमें फूंक नहीं दी जाती। ये कैसा वाद्य यंत्र है सर? ये तत्वाद्य यंत्र है। ये क्या है? इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये तत्वाद्य यंत्र है। कैसा? तत्वाद्य यंत्र है, क्योंकि इसमें एक तार है वो लगा होता है ना? मुझे बताओ, देखें कौन बताएगा कि हाल ही में किन्हें पपंग के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताओ। पद्म पुरस्कार ध्यान रखना कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना? पपंग क्या होता है? एक तत्वाद्य यंत्र है ना? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है ये, और एक कटा हुआ जो तुम्बा होता है ना, तुम्बा आधा कटा हुआ, उससे बनता है। और मेवात क्षेत्र में जो जोगी है वो बजाते हैं। किस क्षेत्र में? मेवात जो क्षेत्र है उसमें जोगी द्वारा बजाया जाता है, ध्यान रखना है ना? सर मेरे आईफोन में बेटा देखो, ये आईफोन नहीं है ना? ये देखो ऐसे जो फ़ोन है हमारे जैसे एंड्रॉयड वाले, एंड्रॉयड जो फ़ोन है ना ऐसे, उनमें चलने वाला ऐप है। ठीक है, हाँ। बाकी पाठशाला क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वो तो वैसे हमारा एंड्रॉयड में भी, उसमें दोनों में चलता है यार, आईफोन में भी चलता ही है। आईफोन में चलता है, क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से दोनों का बना हुआ है, ऐसा है ही नहीं कि नहीं चलता है। पीएचडी में करंट अफेयर आता है क्या? नहीं आता है। ध्यान रखना, गफूरुद्दीन मेवाती। एक तो याद रखना है, दो चीजें ध्यान रखना आपसे। एक तो पूछे कि भपंग के जादूगर कौन है? एक तो क्वेश्चन ये आता है कि भपंग के जादूगर कौन है? ठीक है, ये बताना है आपको। ये कौन है सर? जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती। ठीक है, आपसे पूछे पद्मश्री किसे मिला, तो है ना गफूर खां मेवाती को मिला है। किनको मिला है? गफूर खां मेवाती। ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखना है। ये किसके कलाकार है ना? जहूर खां मेवाती, बिल्कुल। गफूरुद्दीन मेवाती है ना? गफूरुद्दीन मेवाती है ना? गफूर खान नहीं, गफूरुद्दीन है। दीन मेवाती। ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखना है। हाँ, वेरी गुड। इनके बारे में ध्यान रखना है। ये किसके कलाकार है? बपंग के कलाकार है। किसके हैं? बपंग के हैं। मुझे बताओ और किसको? एक मिनट रुकना भैया। हाँ, मुझे ये बताओ और किस किस को पद्मश्री मिला है? एक बार ये भी बताओ, देखें इस बार किन्हें किन्हें पद्मश्री दिया गया है, ये भी बताना है। ठीक है ना? और ये बताओ तगाराम भील, तगाराम भील है, इनको किसके लिए पद्म पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको बताना है। तगाराम भील को बताओ, देखें।
बात कर लेंगे। बताओ। हेलो ब्रदर, अरे बताओ, देखिए फटाफट आंसर दो, है ना। गफूरुद्दीन मेवाती तगाराम भील को किसके लिए, तगाराम भील अलगोजा के लिए, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना है, तगाराम भील अलगोजा, अलगोजा के लिए। और ये कहाँ के हैं, जैसलमेर के हैं, और एक ब्रह्मदेव महाराज हैं, उनके बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। अच्छा, ये 3 और 4 एक साथ ही आ गए। चलो 3 नंबर क्वेश्चन को देखो, देखें 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, देखिए बताओ, है ना। ऑप्शन दिया हुआ है जोहड़बीड़ बीकानेर, अविकानगर टोंक, दुर्गापुरा जयपुर और बीछवाल बीकानेर। बताओ, ध्यान रखना, अविकानगर, अविकानगर है ना। यहाँ पर 1962 में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था है, इसकी स्थापना है वो की गई है, ये ध्यान रखना है। जबकि जोहड़बीड़ जो है, यहाँ पर क्या है, ऊंट अनुसंधान केंद्र है, ऊंट अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे कहाँ, तो ऊंट अनुसंधान केंद्र तो कहाँ है, जोहड़बीड़ में है। और अविकानगर टोंक में क्या है, भेड़ अनुसंधान केंद्र है, ये ध्यान रखना है, भेड़ अनुसंधान केंद्र है, ये ध्यान रखना है। वहीं आपसे पूछे कि सर दुर्गापुरा जयपुर में क्या है, दुर्गापुरा जयपुर में कृषि अनुसंधान केंद्र है, क्या है, कृषि अनुसंधान केंद्र है। मुझे बताओ बीछवाल बीकानेर किसके लिए प्रसिद्ध है, बताओ, बीछवाल बीकानेर है वो कहाँ पर है। और राष्ट्रीय तबीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो तबीजी में है ना। आपसे पूछे राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तब याद रखना बीछवाल बीकानेर में सर बकरी अनुसंधान केंद्र है, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना है। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ, अजमेर में, मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अजमेर में है, तबीजी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए आपका। क्लियर बात है, आगे देखो, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में प्रसिद्ध कलाकार पेपे खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अब आपको सीधा ही बताना है, तो 1 लाइनर क्वेश्चन हो गया, इसमें ऑप्शन नहीं है इसमें ऑप्शन नहीं है, ये शायद टाइपिंग एरर हो गई आज। क्या कह रहा हूँ, हनुमानगढ़ की पावन धरा में स्वागत है, बिल्कुल धन्यवाद आपका। बताओ, देखें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पेपे खां है ना, उनका संबंध किससे है। ध्यान, पेपे खां है ये मांगणियार, पेपे खां मांगणियार इनका पूरा नाम है, और राजस्थान के प्रसिद्ध ये सुरनाई वादक है। सुरनाई क्या होता है, एक सुशीर वाद्य यंत्र है ना। सुरनाई है, ये शहनाई के जैसा ही होता है ना, शहनाई जैसा होता है, इसका नाम है सुरनाई। ये सुरनाई के क्या है, वादक है ना। और ये कैसा वाद्य यंत्र है, तो सुशीर वाद्य यंत्र है, ये ध्यान रखना, शहनाई जैसा ही होता है। कैसा होता है, शहनाई ही जैसा ही होता है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है ना। और शहनाई भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है वैसे, और पेपे खां विशेष रूप से सुरनाई के लिए जाने जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ सुरनाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। ये क्या हुआ, देखना यार, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर है ना, तो यहाँ पर समझना। अभी क्वेश्चंस यहाँ से 3 से 4 फिर 11 शुरू हो जाता है, कोई नहीं, अपन देखते हैं। यहाँ पर देखो, देखिए इसको मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ बूंदी शैली, यहाँ पर विशेषता, यहाँ पर चित्र शैलियाँ दी हुई है, और उधर आपको विशेषता है वो देखने को मिलती है। इधर तो क्या है, एक तरफ तो आपको चित्र शैलियाँ दे दी, और दूसरी तरफ आपको क्या दे दिया है, यहाँ पर संबंध। जैसे बूंदी है, अब बूंदी में क्या दिखाई देता है आपको, सर यहाँ पर नाचता हुआ मोर, नाचता हुआ मोर, है ना। आगे बात करें, लिखा हुआ सर यहाँ पर जयपुर शैली, जयपुर शैली में आपको किसका चित्रण देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना जयपुर शैली में आपको हाथियों का चित्रण है वो देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना है। बूंदी शैली है, इसमें पशु पक्षियों के चित्र आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर नाचता हुआ मोर है वो इसकी पहचान है। वहीं अपन जयपुर शैली के बारे में बात करें, जयपुर में हाथी गांव, ऐसे याद करना, हाथी गांव कहाँ पर है, तो आप करो सर जयपुर में है, ठीक है। तो और हाथी सफारी, एलिफेंट सफारी भी कहाँ है, जो जयपुर में है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। आपसे पूछे कि साहब मुगल प्रभाव अधिक था, और यहाँ पर आपको जो
हाथियों के चित्र हैं, है ना, हाथियों का प्रयोग है वो अधिक हुआ है, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, हाथियों का चित्रण होगा। जोधपुर के बारे में बात करें, जोधपुर में किसके चित्र देखने को मिलते हैं, तो याद रखना जोधपुर में, मारवाड़ में मरुस्थल जो है, यहाँ पर कोए और आम के पेड़ों का चित्रण है वो ज्यादा देखने को मिलता है। जोधपुर में कोए और आम का पेड़, और कोटा शैली में शिकार के चित्र है वो आपको देखने को मिलता है। कोटा शैली शिकार शैली के लिए प्रसिद्ध है ना। यहाँ पर रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसमें आपको रानियों को भी, जो रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो ये ध्यान रखना है, कोटा शैली है। अब मिलान करो, देखिए ए में 3 किसमें है ना, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इन दोनों में है। बी में क्या है, बी में एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। समझ गए। आगे देखो, राजस्थान के किस जिले को अन्नागार, अन्न का कटोरा कहा जाता है, बताओ देखें, किसको कहा जाता है कि अब ये अन्न का कटोरा है, किसके लिए कहा जाता है कि ये अन्न का कटोरा है। देखो, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जोधपुर या बाड़मेर, याद रखना है गंगानगर को राजस्थान का अन्नगार है वो कहा जाता है, अन्न का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गंग नहर है ना, यहाँ पर IGNP है, उसकी वजह से पानी है वो पर्याप्त मात्रा में है। और क्या कह रहे हो, हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि आपको अन्न के भंडार वो देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, श्री गंगानगर यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। आपसे पूछे राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, बताओ देखें, है ना। आपसे पूछे राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भीलवाड़ा को। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, जालोर को कहते हैं। ठीक है, हाँ, गंगानगर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। झालावाड़ के बारे में देखना, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर संतरे का उत्पादन है वो ज्यादा होता है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां पर संचालित की गई, बताओ देखें। भारत की पहली नहीं, राजस्थान की पहली होगी, हाँ, राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां पर संचालित की गई, यानी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये कहां से कहां तक चली थी, अजमेर से शुरू होकर दिल्ली के बीच में चली थी, ध्यान रखना है, कहां से कहां तक, अजमेर से दिल्ली के बीच में चली थी, है ना, अप्रैल 2023 में। तो आपसे पूछा है कहां से संचालित थी, तो अजमेर से संचालित थी भाई, राजस्थान में तो अजमेर, और गई कहां पर, दिल्ली में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, फिर मिलान करना है आपको, है ना। यहाँ पर प्रसिद्ध वादक, मतलब इधर तो वाद्य यंत्र दिए हुए हैं, इधर आपको वादक दिए हुए हैं। अब एक चीज तो आपने अभी अभी पढ़ी है सर, भपंग के जादूगर कौन है, जहूर खां मेवाती। खड़ताल के कौन है, बताओ देखें, खड़ताल के सद्दीक खां वांगणियार। ठीक है, तो यहाँ पर आप आराम से जब चीजें ना, ध्यान रखना, ये जो कथन कारण वाले क्वेश्चन है ना, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसे देखने में आपको ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ध्यान रखना है, जब आप इसमें कुछ भी आपको आता है, जैसे मान लो आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर सीधा देखो, अभी भी आपने भपंग का तो पढ़ा ही है, तो भपंग का जादूगर कौन, मैंने कहा जहूर खां मेवाती। अब देखो बी में 3 आ रहा है क्या, बी में 3, इसमें तो है, इसमें नहीं है, ये गया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये देखो, अब ये सीधा आंसर ए है वो सही हो जाता है, सीधा, मतलब इतना सा आपको पता होना चाहिए कि भपंग है वो जहूर का। चलो ये भी नहीं पता हमें तो, है ना, मेरे तो ये भी नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि खड़ताल है उसकी जादूगर कौन है, सदीक खां वांगणियार है, मतलब सी में 4। अब देखो सी में 4, इसमें तो है, इसमें नहीं है ना, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, लो फिर हो गया आंसर सही। तो डरने की जरूरत नहीं है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आराम से हो जाता है। तो यहाँ पर देखो मिलान कर लो एक बार, देखो ध्यान रखोगे कि सर सबसे पहले नगाड़ा के बारे में बात करें तो राम किशन सोलंकी कहाँ के हैं, ये पुष्कर के हैं, ध्यान रखना है, पुष्कर के राम किशन सोलंकी है, उन्हें नगाड़े का जादूगर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। भपंग में कौन, जहूर खां मेवाती, भपंग के जहूर खां मेवाती। खड़ताल के कौन, सद्दीक खां वांगणियार। और कामायचा में कौन, साकिर खां है, वो कामायचा है, उसके जादूगर है, मतलब प्रमुख कलाकार है, ये ध्यान रखना है। आपसे पूछे खड़ताल के जादूगर कौन, सद्दीक खां वांगणियार, तो ये ध्यान रखना है अपने को। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, बताओ देखें, क्या कह रहे हो, बताओ। चिड़िया टूक पहाड़ी पर, सभी को पता है सर कि जोधपुर का जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है जिसका निर्माण है वो किसने करवाया था, जोधा ने करवाया था सर। कब करवाया था, तो 1459 में करवाया था। कब की बात है, 1459 की बात है। 1459 में जोधा ने
ध्यान रखना है। यहाँ पर चिड़िया टूक पहाड़ी है, उस पर मेहरानगढ़ का किला बनवाया, जिसे मयूर ध्वजगढ़, क्योंकि मयूर जैसी आकृति इसलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। कहाँ पर है? जोधपुर में है, ये ध्यान रखोगे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह था। अब देखो ये 12वां मॉडल पेपर है, 12 नंबर मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने 11 मॉडल पेपर पढ़ लिए हैं, मैंने हर एक चीज आपको पढ़ा दी है बिल्कुल डिटेल से। तो अब ज्यादा मुझे लगता है कि आपके बिल्कुल फटाफट आंसर आने चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, है ना। फटाफट आपके आंसर आने चाहिए। देखना यहाँ पर विजय सिंह पथिक है, उनको क्या कहा गया? भूप सिंह के नाम से जाना गया, ये ध्यान रखना है। इनको विजय सिंह पथिक, इनका जन्म कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। कहां पर? यूपी, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इनका ध्यान रखना है जन्म हुआ था। और राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन जो का दूसरा चरण है उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। इन्हें राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। आपसे सीधा पूछे कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो ना विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, ये ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान में किस नदी को लसवारी और वराह नदी के नाम से जाना जाता है? बताओ, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसे वराह या लसवारी के नाम से जाना जाता है? बताओ, देखिए, कांटली, साबी, रूपारेल या मेथा नदी? बताओ फटाफट बताओ, देखिए आंसर क्या होगा। रूपारेल, बिल्कुल सही बात है, रूपारेल नदी। रूपारेल नदी के बारे में जानना, इसका उद्गम कहां से होता है? तो है ना अलवर में है जगह, थानागाजी, है ना, उदयनाथ की पहाड़ियां हैं यहां पर। उदयनाथ की पहाड़ियां हैं, यहां से इसका उद्गम होता है। ये अंतःप्रवाही नदी है, अलवर, डीग वगैरह भरतपुर जिलों में बहती हुई, है ना, ये विलुप्त हो जाती है बीच में ही। तो ये आता है, इसे लसवारी या वराह नदी के नाम से जानते हैं। और ये जो नदी है, जो इसे इसमें मोती झील जो है उसमें पानी इसी से आता है। इसे भरतपुर की लाइफलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भरतपुर की लाइफलाइन है, उसे कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और नोह सभ्यता है ना, वो इसी के किनारे है। राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्थान पर हॉल ऑफ हीरोज, वीरों को दीर्घा, स्थित है, जो कि एक ही चट्टान को काटकर 18 विशाल मूर्तियां बनाई गई है? पता है वो, देखें, पूछा है हॉल ऑफ हीरोज कहां पर स्थित है ना, बताओ। देखिए, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर में, प्राचीन जो जोधपुर की राजधानी हुआ करती थी मंडोर, मंडोर है, वहां पर स्थित है। कहां पर? मंडोर। और मंडोर कहां पर है? जोधपुर में है, ध्यान रखना है। मंडोर बाग जोधपुर में आपको देखने को मिलती है। क्या? हाँ, हॉल ऑफ हीरोज है, वो देखने को मिलता है। और चट्टानों से कटे हुए वीरों की दीर्घा इसे कहा जाता है। और यहाँ पर एक ही पत्थर है जो चट्टान है, उसको तराश कर यहाँ पर मारवाड़ के 16 हिंदू देवी देवताओं और लोक देवताओं जैसे बाबू जी, रामदेव जी हैं, इनकी भव्य मूर्तियां हैं, वो बनाई गई हैं। तो यार रखना, देवताओं की साल जिसको
अब आ रही है कि बताओ? आवाज गई सर, वॉइस इश्यू आ रहा है। अब आ रहा है, अब सही आ रही है? सेल खत्म हो गया था इसका, है ना, सेल खत्म हो जाता है कई बार। बताओ, देखें क्वेश्चन तो दिख ही रहा है आपको। आकल जो, अच्छा मैंने बता ही दिया आंसर ही। वुड फॉसिल पार्क है वो कहाँ पर है? काश जीवाश्म पार्क है, जिसका पूरा नाम है आकल वुड फॉसिल पार्क के नाम से इसको जानते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है सर, ये आकल गांव है। ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। यहाँ पर जैसलमेर में स्थित है ना। लगभग 17 किलोमीटर दूर है ये आकल गांव जैसलमेर से। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको ये देखने को मिलता है, यहाँ पर फॉसिल्स है ना, वो देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, कुलधरा गांव जानते हो आप? कुलधरा, कुलधरा एक जैसलमेर का गांव है। ऐसे कहता है शापित गांव है ये। क्या है? शापित गांव है। आगे देखो, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया गया? पहला परमाणु परीक्षण है वो कब किया गया था, है ना, और कहां पर किया गया था? तो ध्यान रखना, आप सभी को पता होगा सर, पोखरण में किया गया था। कहां पर किया गया? पोखरण में किया गया, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात आपसे पूछे कि साहब कब किया गया, तो 18 मई 1974 की बात है। ठीक है, भारत का पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण है वो कब हुआ? तो राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण, जो पोखरण रेंज है उसमें ये परीक्षण है वो किया गया था। ये ध्यान रखना है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। ठीक है, और कब हुआ आपसे पूछे तो यार ना सर 18 मई की बात है, 18 मई 1974, 18 मई 1974 को हुआ था। और जगह कौन सी है? खेतोलाई जगह है, ये गांव का नाम है, ध्यान रखना है। समझ रहे हो मेरी बात को? कि यहाँ पर जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है, यहाँ पर एक गांव है जैसलमेर में जिसका नाम है खेतोलाई गांव। उसके निकट यहाँ पर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है, उसके पास में ही, तो वहां पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो खेतोलाई याद रखना, कई जगह आप, हम सीधा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज पढ़ लेते हैं, कई बार हम जैसलमेर पढ़ लेते हैं, खेतोलाई है वो आप नहीं पढ़ते हो, तो कई जगह खेतोलाई है वो भी आ सकता है। और इस मिशन का जो नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। ये ध्यान रखना है क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। क्या थी? तो इस दिन ये जो ऑपरेशन इसका नाम रखा है स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है उसका नाम है, वो रखा गया था। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण है ना, ये हुआ था मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के समय, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन ऑपरेशन शक्ति इसको नाम दिया गया था। और ध्यान रखना है ये कब हुआ, तो ये सर 11 से 13 मई 1998 को हुआ था। कब हुआ ऑपरेशन? ये 1998 को, है ना, 11 से 13 मई 1983, सॉरी 1998 में हुआ था, है ना। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी है, उनकी गवर्नमेंट है वो हुआ करती थी। आगे देखो, लप्पा लप्पी किरण और बाकली क्या है? लप्पा लप्पी किरण और बाकली क्या है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजस्थान में जो गोटा है उसके प्रकार है ना, हस्तशिल्प में जो गोटे के प्रकार है, ये और कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। पूछा हुआ क्वेश्चन है तो वो तो आपको राइट है, वो होना ही चाहिए। ध्यान है, कपड़ों की जो ओढ़नी वगैरह होते हैं, लहंगे होते हैं, उसके किनारों पर सजाने के लिए एक सुंदर सुंदर जो धागे वगैरह है उससे बनाया जाता है लप्पा लप्पी, है ना, ये ध्यान रखना है। गोटा उद्योग है, उसके प्रमुख केंद्र है राजस्थान में खंडेला वगैरह, जयपुर, भिनाई ना, खंडेला, जयपुर, भिनाई। सर नोट्स कैसे निकाले, वैसे क्या कहना चाह रहे हो अभी समझो, बाद में देखेंगे, लास्ट में बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान, गोटा के प्रकार है, प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, तो खंडेला सिक्कर है ना, जयपुर है और भिनाई है। भिनाई अजमेर में आपको इसका प्रमुख केंद्र देखने को मिलता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां आती है बताओ? सबको पता होगा, प्राथमिक क्षेत्र में लिखा हुआ है सूती वस्त्र बनाना, है ना, नहीं सर ये बैंक सेवाएं प्रदान करना नहीं, ये सर्विस सेक्टर में आता है। डेयरी और पशुपालन करना, कार का निर्माण करना। तो यहाँ पर देखो, प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें डेयरी और पशुपालन है वो शामिल है, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र उन आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होता है जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। कच्चे माल का उत्पादन कौन करता है? किसान करता है जैसे, तो वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। जैसे डेयरी, कृषि, मत्स्य, खनन, है ना, वानिकी, है ना, ये प्रमुख उदाहरण है। जैसे सीधे प्रकृति से जब हमें चीज प्राप्त होती है उसको, ठीक है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर जो बैंकिंग वगैरह है ये तृतीय क्षेत्र है, ये सर्विस सेक्टर के अंतर्गत है वो आता
है, ये ध्यान रखना है। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? पोथी खाना संग्रहालय है वो कहां पर है? ठीक है, इसकी स्थापना है वो किसने की थी? सवाई मान सिंह सेकंड ने की थी। किसने? सवाई मान सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखना है ये कहां पर है? तो ये जयपुर में है। पोथी खाना संग्रहालय है वो कहां पर है? जयपुर में है। सवाई मान सिंह सेकंड ने 1952 में इसकी स्थापना की थी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी पांडुलिपियां वगैरह है वो देखने को मिलती है। पशुपालन डेयरी विभाग के मंत्री सर जोराराम कुमावत है, ये बात भी सही है। आगे देखो, भक्तों की हवेली कहाँ स्थित है? भक्तों की हवेली बताओ, भक्तों की हवेली है वो कहाँ पर है? ध्यान रखना है, भक्तों की हवेली है वो कहाँ है ना? नवलगढ़ में है, नवलगढ़ झुंझुनू में है। और यहाँ की सबसे प्रसिद्ध हवेलियों में से एक है। यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चित्र देखने को मिलते हैं। क्या वो बारिश हो रही है क्या? सुंदर सुंदर चित्र है वो आपको देखने को मिलती है। वास्तुकला है वो इसकी बहुत सुंदर है। ये ध्यान, नवलगढ़ को राजस्थान की ओपन एयर आर्ट गैलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन एयर आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है नवलगढ़ को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ राजस्थान किसे बोलते हैं? गेटवे ऑफ राजस्थान, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फटाफट बताओ, देखें किसे कहते हैं, बताओ। राजस्थान का प्रवेश द्वार, या पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, या फिर पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। आपसे पूछे राजस्थान का सिंह द्वार, तब अलवर। क्या? राजस्थान का सिंह द्वार पूछे आपसे, तब ध्यान रखना अलवर, है ना, ये ध्यान रखोगे। भरतपुर, बिल्कुल सही बात है। भरतपुर क्या होगा? राइट आंसर होगा। राजस्थान के किस जिले में घोड़े की नाल जैसी आकृति वाली पर्वत श्रेणियां स्थित है? बताओ। देखें, आपको ये भी बताना, तस्त्री नुमा पहाड़ियां कहां पर देखने को मिलती है? तस्त्री नुमा पहाड़ियां, है ना, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां कहां पर दिखाई देती है? तो ध्यान रखना है सर, हमें 12 जिले में यहां पर आपको घोड़े की नाल जैसी, है ना, पहाड़ियां हैं वो देखने को मिलती है। आपको कमेंट में बताना है तस्त्री नुमा पहाड़ियां कहां पर, तस्त्री नुमा पहाड़ियां कहां पर देखने को मिलती है? सिंह द्वार सर, अलवर। 12 रामगढ़, बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल है, ध्यान रखना है। ये यहाँ पर निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह, सवाई माधो सिंह द्वितीय है, उन्होंने अपनी 9 जो रानियां हैं, पासवान हैं, उनके लिए निर्माण करवाया था। ठीक है, 9 एक जैसे महल। और कहां पर? नाहरगढ़ में, जिसको क्या बोलते हैं? सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं। नाहरगढ़ या इसको सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह ने निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया? माधो सिंह ने निर्माण है वो करवाया था, माधो सिंह सेकंड ने। ठीक है, उदयपुर में, बिल्कुल तस्त्रीनुमा पहाड़ियां उदयपुर में। और यहाँ पर ध्यान रखना है, सवाई माधो सिंह सेकंड है, उन्होंने अपनी 9 जो रानियां, उनके लिए एक जैसे डिजाइन के, एक जैसे आकार के 9 महल बनाए थे, जिससे लड़े नहीं और आराम से महलों में रानियां बैठी रहे और जनता परेशान होकर टैक्स देती रहे। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? राजस्थान की जो औद्योगिक नीति है वो कब घोषित की गई थी? पहली औद्योगिक नीति पूछी है, ध्यान रखना है। पहली जब औद्योगिक नीति आई थी तब भैरव सिंह शेखावत है, उनकी सरकार हुआ करती थी। अब देखो यहाँ पर देखो, वैसे आप देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको वैसे समझ में आ जाएगा। मैंने भैरव सिंह बोला है तो यहाँ पर एक तो 1978 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब भैरव सिंह की गवर्नमेंट थी, है ना। उसके बाद में 1992 और 1993 में यहाँ पर भी भैरव सिंह शेखावत राष्ट्रपति शासन लगा था, तब भी थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 1978 में 24 जून 1978 को भैरव सिंह शेखावत है उनके कार्यकाल में घोषित की गई थी। और हस्तशिल्प और खादी उद्योग है उस पर इसमें जोर है वो दिया गया था, ये ध्यान रखोगे। आगे देखो, किलों का सिरमौर कहे जाने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक ने करवाया था। संप्रति ने, चित्रांगन मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने या मान मौर्य ने? बताओ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि मेसा के पठार पर स्थित है, 7वीं शताब्दी में, जानना है कि इसका जो निर्माण है वो चित्रांगन ने करवाया था। ठीक है,
7वीं शताब्दी में मौर्य राजा थे जिनका नाम था चित्रांगन, उनके द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था, ये ध्यान रखोगे। बिल्कुल नवीनतम नीति 2019 में यश चौधरी, बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, अशोक विहार मृग वन कहाँ पर स्थित है? अशोक विहार कहाँ पर है? ध्यान रखना है, अशोक विहार आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर? ये जो वन है ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? सॉरी, अशोक विहार है ना, अशोक विहार जयपुर में। अशोक विहार कहाँ पर है? जयपुर में है। अशोक विहार मृग वन है, वो आपको जयपुर में देखने को मिलते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी जोधपुर में माचिया सफारी है। अमृता देवी मातृ वन आपको खेजड़ली में देखने को मिलता है, ये ध्यान रखोगे। ठीक है ना। आगे देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? करणी माता जी ने रखी थी, हमने बहुत बार पढ़ लिया है। ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? राव जोधा ने कराया। कब कराया? 1459 में, 1459 में कराया था। ठीक है। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि इसकी नींव है वो रिद्धि बाई, जिनको हम करणी माता जी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा रखवाई गई थी। ठीक है। और इन्होंने जोधपुर शहर बसाया था, इसी समय दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, है ना। और चिड़िया टूक पहाड़ी पर ये बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। और जब नींव रखवाई गई तो राजा राम नामक एक मेघवाल थे, उनको जीवित चुनवा दिया था। ऐसे लोग हुआ करते थे यार, मेरे को तो यही नहीं समझ आता। दुर्ग में आप सोचो, कोई एक राजा है, वो 9 रानियों के लिए महल बनवा रहा है, 9 रानियों के लिए महल बनवा रहा है। इधर एक राजा जी है, वो एक, है ना, मेघवाल को इस किले में चुनवा रहे। राजा राम मेघवाल है, उसको जीवित चुनवा दिया। हम इनके जयकारे करते हैं। ठीक है यार, देखो बहुत सारे पहलू होते हैं, है ना। अब इसको मैं बोलूँगा तो कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि सर आप हमारा ऐसा बहुत शौर्य है और ये बहुत हमारे सूरवीर हुए हैं जिन्होंने ये किया वो किया, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। बाकी आपको पता ही है यार, है ना, जो जितने भी बड़े बड़े आप महल देखते हो, दुर्ग देखते हो, किले आप देखते हो, आप ये ज़रूर सोचा करो इन किलों की भव्यता देखने से पहले कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी खून पसीने की कमाई है, राजा जी ने जचा के उन पर टैक्स लिया है ना। चाहे बारिश हो गई है, चाहे अकाल पड़ा हो, राजा जी ने वही टैक्स उनसे लिया, वही कर है वो लिया। कभी किसी भी नाम करके, कभी चौरी कर ले लिया, कभी तलवार बंधाई टैक्स ले लिया, और उसके बाद में इतने भव्य भव्य महल बनाए जिससे उनकी रानियां नाराज ना हो। देखो देखिए, सोनार किले का निर्माण किस भाटी शासक ने करवाया? सोनार किले का निर्माण है वो किस भाटी शासक ने करवाया था, ये आपसे पूछा गया है। बताओ। देखिए, सोनार किला मतलब जैसलमेर दुर्ग वाले के बारे में बात की जा रही है। जैसलमेर, बताओ। सोनार किला जैसलमेर वाला दुर्ग, है ना, किसने निर्माण करवाया? तो भाटी शासक थे जैसल, भाटी शासक थे जैसल, उनके द्वारा 1155 में करवाया गया। कब? 1155 ईस्वी में, 1155 ईस्वी में करवाया गया था, है ना। ये ध्यान रखना। इसे सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, ध्यान रखना है। राजस्थान का अंडमान के नाम से भी इसे जाना जाता है। सबसे ज्यादा बुर्जों वाला किला है, 99 विशाल बुर्जे हैं इसमें, सबसे ज्यादा बुर्जों वाला। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये, दूसरा सबसे बड़ा क्या है? लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ है उसको सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ना, उसके बारे में ये दूसरा है, ध्यान रखोगे। राजस्थान के किस जिले में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को, है ना? बताओ। देखें, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर, जयपुर की गणगौर मनाई जाती है। आपसे पूछा है कहां पर गुलाबी गणगौर है, वो मनाई जाती है, ध्यान रखना है। नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी हैं, उनके स्वरूप के साथ में गुलाबी गणगौर है, वो मनाई जाती है कहां पर? नाथद्वारा में। नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में है। श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। अभी यहाँ पर आपको पता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची हनुमान जी की, श्री जी के हनुमान जी की मूर्ति है, वो स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई है वो 111 फीट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, नाथद्वारा। आगे देखो, आगे पूछा है सरगासूली कहां पर स्थित है? सरगासूली, यह ध्यान रखना है, इसे ईसरलाट भी बोलते हैं। सरगासूली, इसे ईसरलाट के नाम से जानते हैं। जयपुर के जो त्रिपोलिया बाजार है वहां पर आपको एक शांत मंजिला, एक स्तंभ जैसा देखने को मिलता है, बड़ा सा, वो है, ध्यान रखना है। ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया? ईश्वरी सिंह ने निर्माण करवाया था। कहां पर है? ये जयपुर में है। इसे ईसरलाट बोलते हैं। ईश्वर सिंह जी निर्माण कराया, नाम हो गया ईसरलाट है, ये ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, जयपुर के महाराजा ईश्वर सिंह ने राजमहल, जो ये युद्ध लड़ा था
माधो सिंह अपने जो सौतेले भाई हैं उनके सहयोगी के साथ मिलकर यहाँ पर जो जीत की खुशी मनाई थी 1743 की बात है, इस समय हुआ था, है ना। सरगासूली का होता है स्वर्ग को छूने वाली मीनार। सरगासूली का मतलब क्या होता है ना, इतनी ऊंची थी 7 मंजिला, तो सीधा ये स्वर्ग को छूती है साहब, स्वर्ग को छूने वाली मीनार। सरगासूली का मतलब होता है स्वर्ग को छूने वाली मीनार, ठीक है। रणपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? इजी सा क्वेश्चन है, आराम से बता दोगे। बताओ देखें कितने खंबे हैं। रणपुर का जो जैन मंदिर है ना उसमें कितने खंबे हैं? तो याद ना, रणपुर का जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में है, ठीक है। आपको यहाँ पर वास्तुकला वो देखने को मिलती है, खंबों का अजायब घर इसे कहा जाता है। और राणा कुंभा के शासनकाल में ध्यान रखना है, धरणक नामक एक जैन व्यापारी थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसके वास्तुकार पूछे तो देपाक इसके वास्तुकार थे। और 1444 खंबे हैं वो आपको इसको देखने को मिलते हैं। 1444 तो खंबे हैं, 24 इसमें मंडप है। कितने मंडप है? 24 इसमें मंडप देखने को मिलते हैं। आपसे पूछे इसमें शिखर कितने हैं? तो 84 इसमें क्या है? शिखर है, शिखर 84 शिखर देखने को मिलेंगे और 24 इसमें मंडप और 1444 इसमें खंबे हैं वो देखने को मिलते हैं। आगे देखोगे, निम्नलिखित में से वीर सतसई के रचयिता कौन है? वीर सतसई के रचयिता कौन है? आप सभी को पता है वीर सतसई है वो राजस्थान के एक प्रसिद्ध कवि है, सूर्यमल मिशन, है ना, एक महान रचनाकार है। उनके द्वारा 1857 की क्रांति है उसके दौरान जो वीरता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ये ध्यान रखना। सूर्यमल मिशन बूंदी के जो महाराव थे राम सिंह, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। वीर रसावतार है वो भी इनके द्वारा लिखी गई है, ये भी ध्यान रखना। वंश भास्कर है वो इनके द्वारा, राम रंजाट है वो इनकी ही कृतियां हैं, ये ध्यान रखना। राज्य कवि के रूप में जाने जाते हैं, है ना, इनके बारे में ध्यान रखोगे। सूर्यमल मिशन। राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? राजस्थान की पूछा है कि साहब भारत में हुई होगी तभी राजस्थान में हुई होगी, है ना। तो यार 51 में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना है उसकी शुरुआत हुई थी, है ना, 1 अप्रैल 1951। मतलब भारत की पंचवर्षीय योजना है लेकिन राजस्थान में भी लागू हुई है, भारत में हो रही है, तो है ना भाई। पहली पंचवर्षीय योजना है वो कब शुरू हुई? 1 अप्रैल से 51 से शुरू हुई, 56 तक 5 सालों तक की चली थी। और इसका मुख्य जो कृषि, सिंचाई, है ना, बिजली, इसमें इसका प्रमुख मतलब जो फोकस था। और आपसे पूछा किस सिद्धांत पर थी, है ना, तो यार हेराल्ड डोमर मॉडल है उस पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल है उस पर आधारित थी ये पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 51 से 56 के बीच में चली। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देते हैं? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, आपको पता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब का आया? 1993 का। उसकी धारा 28 के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है वो अपनी जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको देता है? राज्य सरकार को। किसको देता है? राज्य सरकार को देता है, ये ध्यान रखना है। और राज्य सरकार विधान मंडल के सामने है वो रखती है, ये भी ध्यान रखना। समझ गए? हाँ, मुझे बताओ अभी वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है बताओ? शेर है क्या? राजकीय पशु क्या है बताओ? ना वन्य श्रेणी क्या पूछे ना, वन्य श्रेणी में पूछे। देखो इसमें ऊंट दिया हुआ ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं है, सीधा चिंकारा कर दो। बाकी ध्यान रखना है कि चिंकारा है वो वन्य श्रेणी में है और 1981 में 22 मई 1981 को इसे राजकीय पशु है वो घोषित किया था। पालतू श्रेणी में पूछे या पशुधन श्रेणी में पूछे तो ऊंट है वो हमारा क्या है? राज्य पशु है। और ऊंट को 2014 में पालतू श्रेणी में, और जो चिंकारा है उसको वन्यजीव श्रेणी में, है ना। कब की बात है? 22 मई 1981 की बात है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कर लोगे याद? वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है भाई। आगे देखो, देवेंद्र झांझड़िया किस खेल से संबंधित है? बताओ। देवेंद्र झांझड़िया, ध्यान रखना है ये भाला फेंक है, जेवलियन थ्रो के खिलाड़ी है, भाला फेंकते हैं, है ना, पैरा एथलीट है ये। और राजस्थान में चूरू जिले के रहने वाले हैं, ठीक है, चूरू जिले के रहने वाले हैं। पद्म भूषण सम्मान भी इनको दिया चुका है। पेरा मतलब दिव्यांग, भाला फेंक मतलब जेवलियन थ्रो के क्या है? ये खिलाड़ी है। कहाँ के हैं? चूरू के हैं। सर मेरा सेंटर अफगानिस्तान आया है, मैं क्या करूं? फ्लाइट पकड़ ले, चला जा, पैदल निकल जा, है ना, 10 मिनट का ही रास्ता घर से। राजस्थान संसद, भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो आप सभी को मैंने कई बार बता दिया है ना भाई। 25 तो लोकसभा के, 10 राज्यसभा के, टोटल मिलाकर 35 सदस्य हैं वो इसके होते हैं।
राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया, तो 4 मार्च 1989 को। कब? 4 मार्च 1989 क्या दिया गया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो दिया गया। मोहम्मद यूनुस समिति है उसके रिकमेंडेशन से ये काम है वो किया गया था, ये जरूर ध्यान रखो ये, ठीक है ना। हाँ, हुर्डा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया, 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को जाना हुर्डा सम्मेलन। हुर्डा कहाँ पर है, तो ये भीलवाड़ा में स्थित है, ध्यान रखना है। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है हुर्डा, और 17 जुलाई 1734 को है ना हुर्डा सम्मेलन है वो भीलवाड़ा में आयोजित किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, पूछा है। उच्च न्यायालय जो है ना उसमें न्यायाधीशों की संख्या है ना, आर्टिकल 216 है, उसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य मुख्य न्यायाधीश होंगे, और जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर नियुक्त है वो किया जाएगा, ठीक है। हाँ, बाकी संविधान में कोई संख्या उनकी नहीं लिखी हुई कि भाई इसके लिए इतनी संख्या होगी, लेकिन जो राष्ट्रपति जी है वो इसकी संख्या में बदलाव कर सकते हैं। राजस्थान में 50 है इनकी संख्या, कितनी है, 50 है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, सभी को बताया, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी। अजमेर उत्तर से विधायक है, अजमेर उत्तर से क्या है, विधायक है। कालीचरण श्राफ ये क्या थे, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। टीकाराम जूली कौन है सर, ये सर विपक्ष के नेता है, क्या है, विपक्ष के नेता। अलवर ग्रामीण से विधायक है। और ये सभी जानते हो आप, सीएम है, सांगानेर से विधायक है, सांगानेर से विधायक है भजनलाल जी। बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये बताओ। देखें किस नदी पर है, याद रखना है, बनास नदी पर। किस नदी पर, हाँ बनास नदी है उस पर बिसलपुर बांध बना हुआ है, टोंक में, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। टोंक जिले में है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये, है ना, बनास। तूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तूलिया जलप्रपात सबसे, है ना, यहाँ पर चंबल नदी का एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। किस नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है, पहली बात तो ये ध्यान रखोगे, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ के पास में स्थित है, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ जो है वहां पर आपको चूलिया जलप्रपात देखने को मिलता है। राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है, अणु नगरी कौन सी है ना, आप सबको पता होगा, है ना, रावत भाटा है जो राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है ना। यहाँ पर राजस्थान का पहला परमाणु शक्ति ग्रह स्थित है, ध्यान रखोगे, है ना। 1973 में कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना है वो की गई थी ना, जिसलिए अणु कहा जाता है इसको। रावत भाटा को क्या कहा जाता है, अणु सिटी है, अणु नगरी है वो कहा जाता है ना। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश अर्ध शुष्क मरुस्थल, है ना, सेमी एरिड डेजर्ट के अंतर्गत आता है, हाड़ौती का पठार नहीं आता सर, शेखावाटी क्षेत्र, छप्पन का मैदान, थार का मरुस्थलीय रेतीला भाग, ध्यान रखना। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा बताओ। देखें, देखना एक चीज को समझना, क्वेश्चन है कि कौन सा भाग सेमी एरिड में है, तो सेमी एरिड में कौन सा आएगा, सेमी एरिड में सर ये शेखावाटी वाला क्षेत्र है ना, ये आता है ना, शेखावाटी वाला क्षेत्र है वो आता है। अरावली और रेतीला जो मरुस्थल है उसके बीच का जो भाग है, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है वो कहलाता है। इसमें एक तो शेखावाटी वाली, एक नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन शामिल है। शेखावाटी, नागौर उच्च भूमि, कुबड़ पट्टी जो है वो वाला क्षेत्र, और उसके साथ साथ में लूनी जो बेसिन है, लूनी बेसिन, ये सारा जो भाग है ना वो इसमें आता है, ध्यान रखना है, लूनी बेसिन ये आता है, ठीक है। छप्पन का मैदान नहीं है, थार का मरुस्थल प्रदेश है, ये तो शुष्क में है, अर्ध शुष्क में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, है ना, बी है वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन से वो कर लिया, शायद कुछ क्वेश्चन वो छूट गए थे क्योंकि
वो कुछ टाइपिंग एरर थी, बीच में कुछ क्वेश्चन डिलीट थे। तो यहाँ तक अपने जो मॉडल पेपर 12 के 12 मॉडल पेपर है वो हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आपको बताना है कि ये सभी मॉडल पेपर, मैं आज इस क्लास के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, सारे मॉडल पेपर यदि आपने देखे हैं तो आपको सेशन कैसा लगा है, ये मॉडल पेपर कैसे लगे हैं, उसके बारे में आपको जरूर जरूर बताना है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।